वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग करने वाले हैं। दिस इज द फाइनल लेक्चर रादर ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स GS3 मेंस का। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है गवर्नमेंट बजटिंग। हर साल बजट जो है वो सरकार लेके आती है। ओके एंड एक बेसिकली अगर मैं बजट को बताऊं तो है क्या। सो बजट बेसिकली इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, सरकार जो है आपसे टैक्स कलेक्ट करती है और उसके बाद सोसाइटी पे उस टैक्स को खर्च करती है। तो किस सोर्सेस से कलेक्शन हुआ और किस सोर्सेस से टैक्स बेसिकली स्पेंडिंग हुई, वो पता लगता है। ठीक है, सो दिस इज गिवन इन विच आर्टिकल? दिस इज एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट is given in the constitution. Can anybody of you present here tell me which article of the constitution we are talking about? क्या मैं आर्टिकल 112 की बात कर रहा हूँ? अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल आंसर 112। ओके, सो आर्टिकल 112 जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 112th आर्टिकल में ये मेंशन्ड है दैट ओके द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट समथिंग कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी को हम लेमैन टर्म में बजट बुलाते हैं। बजट, ओके, बजट बुलाते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ाई करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन कंपोनेंट्स। 2017 में क्या क्या चेंजेस आई थी उसको जरा देखेंगे। उसके बाद क्या क्या डेफिसिट होते हैं सरकार के, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ओके, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी सरकार की थोड़ी डिस्कस करके डेफिसिट रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। FRBM एक्ट को डिस्कस करते हुए न्यू एज बजट, न्यू एज बजटिंग को डिस्कस करते हुए हम लोग अपना लेक्चर एंड कर देंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये जो मैडम निर्मला सीतारमन के हाथ में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बही खाता बोलते हैं। ओके, सो दिस इज वेयर ट्रेडिशनली जो है, ट्रेडिशनली यहीं पर इसमें ही इंडियन सोसाइटी में, ओके, इंडियन सोसाइटी में इसी में आप अपना जो जो साहूकार होते थे या जो बनिया कम्युनिटी के लोग होते थे या जो अकाउंटेंट कम्युनिटी के लोग होते थे, दे यूज टू कीप देयर अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स इन द बही खाता ओनली। ओके, और उसके बाद वहां से हमने ट्रेडिशन चेंज किया। इसके पहले ब्रीफ केस वॉज वेरी पॉपुलर। हम ब्रिटिश ट्रेडिशन लेते थे ब्रीफ केस का, क्योंकि इंडिया का जो बजट है वो एक ब्रीफ केस में प्रेजेंट किया जाता था। ब्रीफ केसेस में डॉक्यूमेंट रहते थे। सो आपको याद होगा कि आई थिंक टिल मिस्टर जेटली, अरुण जेटली तक हमने इसको यूज किया था। एंड आई थिंक फ्रॉम हिम ओनली, अरुण जेटली साहब तक हमने ब्रीफ केस यूज करके अभी बही खाता पे इट्स अ मोर इंडियन थिंग। ओके, इट्स अ मोर इंडियन थिंग, उस पर हम स्विच कर गए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। सो गवर्नमेंट बजट इज बेसिकली एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर यूपीएससी अगर आपसे बजट पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन बजट का पूछ ले, तो एक टिप देता हूं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रिपोर्ट याद नहीं है, किसी टाइप का डेटा याद नहीं है, तो बजट का डेफिनेशन लिख के आगे बढ़ सकते हैं आप, अगर बजट सेंट्रिक क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओके, सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट का प्रोपोज्ड रेवेन्यू, कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, और प्रोपोज स्पेंडिंग, कि मैं कहाँ कहाँ खर्चा कर सकती हूँ, वो बताता है इन अ फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर का मतलब ये नहीं होता है जैन टू दिसंबर। फिस्कल ईयर हर कंट्री में अलग अलग होता है। ओके, हमारे यहाँ पर जनरली ओके अप्रैल टू मार्च हम लोग करते थे। ओके, उसके बाद अब क्या है, फेब्रवरी में ही दे हैव स्टार्टेड प्रेजेंटिंग। पहले क्या होता था, अप्रैल वगैरह में दे यूज टू प्रेजेंट दी बजट, और बट अब क्या है कि अब थोड़ा सा सिंक में ला रहे हैं, फेब्रवरी में ही हम लोग क्या करते हैं, बजट को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट showcases, प्लीज रिमेंबर दिस, that budget has a very important role to play, that it showcases the fiscal direction or the financial direction of government policy. okay, गवर्नमेंट की पॉलिसी का फिनेंशियल डायरेक्शन बताता है, कहाँ जा रहा है एक फिस्कल ईयर में, किस किस जगह पे सरकार जो है वो पैसे खर्च करेगी। ओके, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस है, इट शोज इकोनॉमिक मैनेजमेंट, हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मैनेज इट्स रिसोर्सेज। सी द गवर्नमेंट
has a very big huge responsibility because it is collecting tax. ओके, इट इज कलेक्टिंग व्हाट, इट इज कलेक्टिंग टैक्स, इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और बजट के थ्रू वो बताती है दैट हाउ इट इज गोइंग टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैसे फुलफिल करने वाली है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू मैनेज द इकोनॉमी, ये बेसिकली बताया जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं पॉलिसी मेकिंग पे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पॉलिसी मेकिंग, स्पेशली अगर आप देखो, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, वी हैव सोशलिज्म रिटन इन आवर प्रियम्बल, we have an entire part called the directive principles of the state policy। तो वो डीपीएसपी जो है बेसिकली ये बताता है कि हमारी जो सरकार है, इट्स प्राइमरी मोटिवेशन, इट्स प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू सर्व द पुअर पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका प्राइमरी मोटिव क्या है? द प्राइमरी मोटिव इज टू सर्व द पुअर पॉपुलेशन। और वो पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, हमारे बजट के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होता है हाउ सोशलिस्ट द गवर्नमेंट इज। ओके, हाउ सोशलिस्ट द गवर्नमेंट इज, इसके थ्रू पता चलता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे। सो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली गवर्नमेंट जो है दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑब्वियसली। और बजट जो है एक ट्रांसपेरेंट वे है दिखाने के लिए कि भाई जो तुम्हारा हम पैसा ले रहे हैं आपसे, जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, इट इज गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन, इट इज गोइंग फॉर लेजिटिमेट पर्पस। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, किस सेक्टर को कितनी जरूरत है ये डिसाइड होता है बजट में। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है, देखो ये होता है कि बजटिंग, अब यहां पर भूल जाओ कि क्या होता है सरकार के लेवल पे, बजटिंग जो है एट एन इंडिविजुअल लेवल, ओके, एट एन इंडिविजुअल लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट बजटिंग योर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू गो आउट ऑफ, यू नो, थ्रू द रूफ। मेरी इन माई लास्ट जॉब व्हेन आई यूज्ड टू डू अ जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मेरा जो सैलरी आता था वो मैं 4 दिन में खत्म कर देता था, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरी सैलरी गई कहाँ पर। ओके, एंड उसके पीछे का रीजन था आई वॉज नॉट बजटिंग। उसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल को आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, जब आप इंडिविजुअल लेवल से ऊपर जाओगे, सरकार के लेवल पे बजटिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप सरकार के लेवल पे बजटिंग नहीं कर रहे हो, सो यू विल रियलाइज दैट आपका एक इतना बड़ा एक्सचेकर है, यू हैव गॉट सो मच मनी, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसको आप सही से अगर एक बजटिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जाओगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाई इट बजटिंग एज एन एक्सरसाइज, मैं बजटिंग वो नहीं बात कर रहा हूँ एट अ हायर लेवल, बजटिंग एज एन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु वांट्स टू मैनेज मनी। और सरकार जो है वो मैनेज कितना करती है? अप टू $1 ट्रिलियन। अमेरिकन गवर्नमेंट है तो वो तो टेंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स मैनेज करती है। ओके, अमेरिकन जो सरकार है उसका बजट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहता है। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट है अप्रोक्सीमेटली $500 million मैनेज करती है साल का, $500 billion मैनेज करती है, नॉट $500 million, $500 billion। उसी तरीके से इतना बड़ा जो स्टेट है उसको जरूरत है बजटिंग का। व्हाट इज योर क्वेश्चन? इज वेलफेयर मेजर constitutionally mandated or considered as a principal stand the Indian state take? No, it is not, basically, see, constitutionally mandated, mandate नहीं है, constitutionally provided है। ये ध्यान रखना है कि अगर मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूं, सो डीपीएसपी इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट एक प्रॉब्लम क्या है, दैट इट इज नॉन जस्टिसिएबल बिकॉज नॉट टू द फाउंडिंग फादर्स, दे डिड नॉट वांटेड टू बर्डन द न्यू गवर्नमेंट विथ अ जस्टिसिएबल सोशलिस्ट मेजर, बिकॉज जो सोशलिज्म है उसके पहले यू नीड टू अर्न सम रिसोर्सेज टू स्पेंड, तभी आप सोशलिज्म कर सकते हो। तो इसीलिए इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड, इट्स नॉट मैंडेटेड। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड? द फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ओके,
सो इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। यस, इट्स अ मॉरल ड्यूटी, आप कैसे कह सकते हो, सिंस इट इज प्रेजेंट, ओके, इट इज प्रेजेंट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैरीज अ सर्टेन वेट, ओके, इट कैरीज ए सर्टेन वेट। अब हम आ जाते हैं नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग में। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक आपको पता है क्या होता है, मैक्रोज क्या होते हैं, व्हाट आर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, तो मैक्रोज होते क्या है, मैक्रोज में आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, ओके, उसके साथ साथ आपको टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, उसके साथ साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा होता है, उसके साथ साथ टूल्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, आप लगा लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, LFPR, ये सारी चीजें, ओके। सो इन सबको स्टेबल करने के लिए, इन सबको, यार वेरी गुड, लार्ज वेरिएबल्स ऐसे बोल सकते हो जिनसे बहुत ऊपर के लेवल पे इंपैक्ट होता है। इन्फ्लेशन जो है वो 1.6 बिलियन पीपल, 1.7 बिलियन जो भी हमारा आज का पॉपुलेशन है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो यू कैन थिंक 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारा टोटल कितना है, 8 बिलियन पीपल है ना देश दुनिया में, तो ऑलमोस्ट वी हैव 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दुनिया का 1/6 हिस्सा इंडिया में रहता है। तो यू थिंक जस्ट थिंक दैट हाउ पावरफुल दी आरबीआई इज, आरबीआई है या जो आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग कमिटी है, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी MPC जो है, ये कितना पावरफुल है दैट उसके एक डायरेक्शन से, उसके एक एक्शन से 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, ओके। सो दूसरी चीज है, ओके, दूसरी चीज है दैट, ओके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए यू हैव बीन गिवन सम टूल्स इन द बजट। वो क्या होता है, उसमें से क्या क्या है, तो टैक्सेशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अब यहां पर सुनो कि इसको कैसे भी यूज कर सकती है सरकार। अब अगर मुझे अपना इन्फ्लेशन कम करना है, ओके, सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टैक्सेशन, मैं लोगों के हाथ में पैसा कम दूंगा, ओके। और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको क्या करूंगा मैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करूंगा, तब जाके मनी, बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब क्या, ध्यान से सुनो, ये क्यों ध्यान से सुनो, बिकॉज ये प्रीलिम्स का कंसेप्ट है। अगर मुझे इन्फ्लेशन कम करना है बजट के थ्रू, सपोज बजटिंग में मुझे मौका मिला है, देश में बहुत इन्फ्लेशन है, तो मुझे क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा मनी इन हैंड, रिड्यूस मनी इन हैंड। तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा मेरे भाई, तो वो होगा थ्रू दिस, या तो मैं टैक्सेशन बढ़ाऊंगा, उससे क्या होगा कि लोगों के हाथ से पैसा मैं खींचूंगा, और दूसरा मैं अपनी स्पेंडिंग एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, एज अ गवर्नमेंट इटसेल्फ, मैं अपनी स्पेंडिंग कम करूंगा, उसके थ्रू मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ग्रोथ बढ़ानी है, मार्केट में एक्टिविटी बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टैक्सेस काटूंगा और मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाऊंगा। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन 2021 प्रीलिम्स, 2021 प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसको ना भूलें आप, ओके, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, देखो हर सेक्टर जो है, हर सेक्टर जो है उसको अलग अलग रिसोर्सेज दिया जाता है, ओके। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर मैं थोड़ा सा 5 ईयर प्लान का आपको कंसेप्ट के थ्रू समझाऊं, तो वहां पर आपको पता था सेक्टोरल एलोकेशन, हर सेक्टर पे फोकस चेंज होता रहता था। फर्स्ट मॉडल हैरोल्ड डोमार मॉडल, इफ यू गाइज रिमेंबर, देन द सेकंड मैलानोबियन मॉडल, द थर्ड जो आपका मॉडल था वो ड्यूरिंग द 1962 वॉर वी हैड दैट मॉडल। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, थर्ड 5 ईयर, फोर्थ 5 ईयर, ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये क्या करते थे, सेक्टर्स पे इंपैक्ट डालते थे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, दैट थ्रू रिसर्च हमें ये पता चलता है कि जैसे एग्री सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड देन द फाइनली द सर्विस सेक्टर, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। और वहां पर पैसा जो है
उसको एक तरीके से लगाना होता है। ऐसा नहीं होता कि ये ले भाई तू 250 बिलियन, ये ले तू 300 बिलियन, ये ले 400 बिलियन ऐश कर, ऐसा नहीं होता है। ओके, स्पेशली इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जहां पर ध्यान से सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वहां पर हम कौन किस टाइप का बजटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोई बता सकता है व्हाट इज दैट टर्म that is used in 2023, especially when it comes to sectoral allocation? Sectoral allocation के लिए we use something called the outcome based budgeting। हम इस पे अब फोकस कर रहे हैं। पहले क्या था, पैसा दे दिया काम खत्म, पैसा एलोकेट कर दिया, ये लो पैसा मौज करो। अब क्या है, नहीं, हर सेक्टर में माइक्रो लेवल पे एनालिसिस होता है कि अच्छा ठीक है, सर्विस सेक्टर है तो उसमें आईटी सेक्टर को कितना चाहिए, उसमें बैंकिंग सेक्टर को किस चीज के लिए चाहिए, बैंक का रिकैपिटलाइजेशन करना है तो उसको किस वे में कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोच के हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आउटकम हमारा नहीं आएगा। तो जब हम आउटकम को सोच के आगे बढ़ते हैं, माइक्रो एनालिसिस करके ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स, माइक्रो एनालिसिस जब होता है तब हम बोल सकते हैं दैट ओके दिस इज टारगेटेड आउटकम बेस्ड बजटिंग, और इससे कुछ फायदा होगा। मियरली एलोकेशन जो है, मियरली एलोकेटिंग मनी, merely allocating money is not going to cut out in 2023, where the entire world is going towards hyper specialization. Yes, effective allocation you can say. Again, what the withdrawal of accommodation stance RBI took means. Okay, so basically I think उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। I think I told you about that, right? उसको मैंने आपको बताया था। इट इज ऑल्सो a kind of एक तरीके का टूल ही है। ओके, it's a kind of a tool that RBI uses. All right, so we will discuss that. Okay, let the lecture end. Okay, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर देंगे। सो रिसोर्स एलोकेशन जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया। देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, income redistribution is also important. Why it is important? Because again we are a socialist country, then that is what our principle stands upon, that यहाँ पर ये सोच है that basically the government has to step in to redistribute the income, because birth based, okay, ascribed status, ascribed status का मतलब सब जानते हैं क्या? ascribed status का मतलब ये होता है कि by birth जो आपका status है, especially in the Indian context, वो बहुत मैटर करता है। आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, वो उसमें देखो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। वाई यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, इफ यू आर अ पुअर पर्सन, वाई यू आर पुअर, ओके, वाई यू आर बोर्न इन दिस पर्टिकुलर फैमिली, वाई यू आर बोर्न इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, ओके, इसमें आपकी कोई गलती या अचीवमेंट नहीं है। ओके, सो ये बेसिकली क्या होता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस के बेसिस पे इंडिया, स्पेशली इंडियन कंडीशन में अगर हम बात करें, जहां पर कास्ट सिस्टम का एक बड़ा रोल था, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके, बाय बर्थ जो है आपको बहुत इंपैक्ट होता है, बर्थ का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। और इंडिया में मोबिलिटी की कमी है। मोबिलिटी की कमी का मतलब क्या है कि यू आर स्टक इन अ विशियस साइकिल। तो आप गरीब हैं, आपका बच्चा गरीब है, उसका बच्चा गरीब है, देन उसका बच्चे को भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो वो भी गरीब है। तो एक लाइन से आपका जो पूरा लीनियज है, ओके, एक लाइन से जो आपका पूरा लीनियज है वो एक विशियस साइकिल में फंस गया है। तो नाउ द सरकार इज सेइंग, द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट बेसिकली, ओके, बेसिकली आई हैव टू स्टेप इन एंड आई हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम। उसके लिए क्या करती है फ्रेंड्स? उसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। क्या करती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? अमीर से लेना, गरीबों में बांटना, ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब ऊपर के जो लोग होते हैं, हाई अर्नर्स, हाई अर्नर्स are given, okay, high earners are given higher tax bracket, okay, और lower earners are given tax breaks। तो जो हायर अर्नर है उनके टैक्स को यूज करके लोअर अर्नर को ब्रेक मिलता है। ओके, सो हमारे कंट्री में क्या है, व्हाट इज दी टैक्सेशन वाला क्या सिस्टम है? तो हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद 0% फॉर पीपल हु अर्न अप टू 2.5 लाख रुपए।
अब तो आई थिंक नए वाले सिस्टम में 5 लाख तक आप बचा सकते हो टैक्स। उसके बाद 15 लाख से ऊपर अगर कमाते हो तो 30% लगता है सीधा। और अगर 50 लाख से ऊपर कमाते हैं आप, 50 लाख से ऊपर की आपकी आमदनी है, तो बेसिकली आपको 30% पे समथिंग कॉल्ड सरचार्ज देना होगा। और आपको सरचार्ज देना होता है और सेस देना होता है। ओके, सरचार्ज और सेस लगता है। तो ये सरचार्ज और सेस क्या है? सरचार्ज और सेस जो है ये एक्स्ट्रा कलेक्शन है जो सरकार करेगी आपसे, और इसके थ्रू गरीबों में, ओके, जो वेलफेयर मेजर्स है या जो लोअर इनकम ब्रैकेट के लोग हैं, एग्रीकल्चरल इनकम वाले लोग हैं, उनको हेल्प करेगी। ओके, सो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एक चीज है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सब्सिडीज आप दे सकते हैं। आपको पता है अभी लेटेस्ट मेजर में द सब्सिडी वेज बिल हैज ऑलमोस्ट डबल। इसके पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू द कोविड एग्रीकल्चर को सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो गया था। ओके, एंड देन ये जो आपका ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, और अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली सरचार्ज जो है वो इट इज लेविड एज इट इज, मतलब आपको लगा दिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। सेस इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, जैसे पढ़े बेटी स्कीम सेस, किसान समृद्धि सेस, इस टाइप का सेस होता है। स्वच्छ भारत सेस, अग्निवीर सेस। ओके, सेस होता है लिमिटेड टाइम के लिए लगाया जाता है, और सरचार्ज जो है वो सिंपली सिंपली एक परसेंटेज होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। ओके, पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं लगाया जाता है। ओके, ठीक है। यस, सेस जो है पर्पस स्पेसिफिक होता है। आपको याद होगा जब मोदी जी आए थे तो स्वच्छ भारत सेस उस समय 2.5% लगता था। समोसे खाने जाते थे तो उस पर 2.5% हम सेस दे के आते थे स्वच्छ भारत का। ओके, देन इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन अपना हमने कवर कर लिया। अब हम कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स? ओके, सो कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। ओके, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। सो रेवेन्यू बजट होता है, उसमें दो हेड्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखो ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है बट फिर से समझा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली दिस इज एक्सपेंडिचर डन टू क्रिएट एसेट्स, and revenue expenditure is something you non asset creating, ओके, नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर। अब यहां पर इसका मैं आपको बेसिक समझाता हूं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में डेल्व करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है पहले बता देना। ओके, थोड़ा सा इधर से मेरे को दिक्कत लग रहा है। क्लियर आ रही है आवाज आप लोग की तरफ? ओके, आ रही है, बढ़िया। अब यहां पर समझो। ओके, ठीक है। नहीं, सरचार्ज कैन बी विदाउट एनी पर्पस, ठीक है। सरचार्ज सिर्फ 10% आपको बोल देंगे कि 10% सरचार्ज लग रहा है। वाई? बिकॉज 30% से ऊपर लग रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन क्या है आपका? अ, अगर मुझे किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मैं उसे रिलेटेड सेस क्यों दूं? ये तुम्हारी बेनिफिट तो हो रही है ना, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मैं निकाल ही लूंगा। नमामि गंगे का मैं सेस ले रहा हूँ तो तुम भाई, तुमको मैं थोड़ी बोलूंगा कि वाराणसी में तुम मत जाओ, ठीक है, 80 घाट पे मत बैठना। या इफ आई नॉट से कि स्वच्छ भारत है तो तुम्हारे घर के बाहर ही सारा कूड़ा फेंक देंगे अगर सेस नहीं दोगे। सेस इज बेसिकली फॉर एवरीवन। सेस जो है वो जन कल्याण के लिए होता है भाई। जन में तो आप भी आते हैं ना, जन में, जनमानुष में अगर मैं बोलूं तो आप भी आते हैं उसमें। ऑल राइट। लग्जरी गुड में होता है सरचार्ज। इंडिया में अगर 50 लाख से ऊपर की कमाई है, इफ यू आर अर्निंग मोर देन 50 लाख, तो यू आर लेविड सरचार्ज। ओके, ऑल राइट, यू आर लेविड सरचार्ज। ठीक है भाई, बेटी नहीं है लेकिन इन जनरल कोई बेटी काम करेगी। ओके, कोई बेटी काम करेगी, फिर वो यूपीएससी की तैयारी करेगी, फिर आपका कोर्स खरीदेगी। ऑल राइट, तो फिर वो उससे समझ लो ना, वैसे समझ लो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहां पर अगर आप ये देखो, ऑलराइट, ये देखो, तो नॉन एसेट क्रिएटिंग उसको हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं ना आपको गवर्नमेंट नहीं, एक इंडिविजुअल के बजट से समझाता हूँ। नॉर्मल बजट समझो, फिर हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे। और बार बार पूछो, आई एम गिविंग यू द लिबर्टी, जितने बार पूछना है पूछो, कोई आपको मना नहीं करेगा। डीएम कर देना नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज द प्रीलिम्स कंसेप्ट।
अब प्रीलिम्स का कंसेप्ट अगर गुड़ गोबर हो जाएगा तो फिर मेंस पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ समझना, रेवेन्यू बजट, ओके, और कैपिटल बजट, एक इंडिविजुअल है उसकी तनख्वाह आती है, ठीक है, 50,000 रुपए, ऑल राइट, ध्यान, अभी बहुत प्यार प्यार से बता रहा हूँ। उसका एक रेवेन्यू रिसीट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार तरीके का, ओके, उसका डिफरेंट ये हेड्स है। तो एक इंडिविजुअल 50,000 कमाता है तो सबसे पहले टैक्स कट जाता है, ठीक है, उसका टैक्स कट जाता है। तो सपोज ही इज इन द 10% ब्रैकेट, 10% सैलरी उसकी सरकार ले गई, 10% सैलरी जो है उसका सरकार ले गई, ठीक है। और उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, उसने पार्ले जी का कोई बिस्किट खरीदा, उसने जाके ग्रोसरी शॉपिंग की, तो वहां पर उसने जीएसटी दे दिया, ओके, वहां पर क्या हुआ, उसने जीएसटी दे दिया, ऑल राइट। और उसके बाद टैक्स रेवेन्यू जो है, ये आपको समझ आ गया, ये सरकार को जा रहा है। अब यहां पर समझो, अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो ये सैलरी में काउंट होगा, ये क्या होगा, ये सैलरी है, इंडिविजुअल की सैलरी। उसी तरीके से जब हम बोलते हैं टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स कलेक्शन, तो ये सरकार की सैलरी है। ऐसे मान के चलो, ये है क्या, रेवेन्यू रिसीट मतलब सैलरी आ गई। अगर मैं एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो ये क्या है, ये है सैलरी, ओके। तो यहां पर देखो, टैक्स रेवेन्यू मतलब नॉर्मल जो वो इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम ऑफिस वर्क। और नॉन टैक्स क्या है, वो फ्रीलांसिंग जो करता है, ओके, फ्रीलांसिंग वगैरह करता है, उससे जो उसका इनकम आ रहा है, तो ये उसकी सैलरी हो गई। रेवेन्यू रिसीट इज द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसे फिक्स्ड खर्चे, महीने में जैसे ही उसकी सैलरी आई, इनकम आई, तुरंत तुरंत उसके अकाउंट से नेटफ्लिक्स का 200 रुपए कट गया, यूट्यूब प्राइम का, यूट्यूब प्राइम का पैसा कट गया, उसका आपका ये अमेजॉन प्राइम का पैसा कट गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कट गया, बच्चों की स्कूल फीस का पैसा कट गया। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द फिक्स्ड खर्चे और द फिक्स्ड कॉस्ट, या फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, आप ऐसे बोल सकते हो कि मतलब कटना ही कटना है। सरकारी भाषा में ये होता क्या है, अफसर की सैलरी, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी, ओके, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट्स। रेवेन्यू बजट का मतलब, रेवेन्यू रिसीट का मतलब, बजट नहीं बोल रहा, रेवेन्यू रिसीट का मतलब सरकार की सैलरी, ओके। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार के फिक्स्ड खर्चे, ओके, सरकार के फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अब यहां समझो, टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स कलेक्ट किया सरकार ने, इनकम टैक्स कलेक्ट किया सरकार ने, ओके। और उसके बाद उसने टैक्स रेवेन्यू में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट किया, यस और नो, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट किया, बहुत ध्यान से देखना। नॉन टैक्स में क्या आ जाता है, ओके, नॉन टैक्स में जैसे पीएसयू वगैरह से खर्चा हुआ, टैक्स में आपका जीएसटी वगैरह भी आ जाएगा। नॉन टैक्स में क्या हुआ, नॉन टैक्स में आपका पीएसयूज वगैरह जो है, जो सरकार को प्रॉफिट्स वगैरह देती है, ओके। सो रेवेन्यू रिसीट्स आपका इसमें आ जाता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स इसमें आ जाता है। जो मान लो हाँ, रेल टिकट से बेसिकली अगर किसी को लोन दिया है तो वहां से कुछ ऐसा इस टाइप से, समझ रहे हो, ओके, ऑल राइट, इस टाइप का, नॉट डिविडेंड्स एज सच, ओके, नॉट डिविडेंड्स, लेकिन मतलब कि सरकार कुछ बिजनेस कर रही है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि अगर सरकार कुछ बिजनेस कर रही है तो वहां से कोई इंटरेस्ट जनरेट हुआ, अब आपको बेसिकली चालान काटा, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी ने कोई चालान काटा आपको, आपका पार्किंग, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी खड़ी थी बेसिकली, ओके, उस पे चालान काटा। सो ये सब इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आई एम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये फिक्स्ड खर्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड खर्चे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप बात करोगे तो इसमें दो टाइप के होता है, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली फिक्स्ड खर्चे जैसे सैलरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ओके, आप सैलरी हो गई ब्यूरोक्रेट्स की, तो वो आपको देनी है, सैलरी देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो सारे खर्चे जो कि आपको अनअवॉइडेबल टाइप से रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटल बजट में, ओके। अब कैपिटल बजट में क्या होगा, सो कैपिटल रिसीट्स होता है एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार यहां पर खर्चे कर रही है, यहां पर ध्यान से सुनना, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार खर्चे कर रही है और इट इज फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्चा किया, सरकार ने कोई एसेट खरीदा, तो पैसा तो घटा ना सरकार का, लेकिन उससे क्या हुआ, फ्यूचर में कुछ ड्यूरेबल
एसेट मिला उसको। ओके, जैसे कि एक हाईवे बना दिया, उससे टोल कलेक्ट करेगी फ्यूचर में। एक एयरपोर्ट बना दिया, वहां से एयरलाइन से पार्किंग चार्जेस कलेक्ट करेगी सरकार। कुछ और चीज बना दी जिससे देयर विल बी इनकम जनरेशन। वेयर एज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देयर इज नो एसेट क्रिएशन। ये जो है दिस इज फिक्स्ड खर्चे। अब यहां ऐसे समझो कि क्या तुम नेटफ्लिक्स को, नेटफ्लिक्स को 200 रुपए देते हो तो उससे कोई तुम्हें फ्यूचर में कमाई होगी? मैं बताता हूं आपको, आई टॉक अबाउट देम इन डिटेल, दोनों को मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले ये कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। मैं बोल रहा हूं कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे फ्यूचर में कोई एसेट नहीं बनता है। ओके, यस, पाई भाई हैज गॉट इट। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दिस इज नॉट फॉर एसेट क्रिएशन, ये आपके फिक्स्ड खर्चे होते हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विथ एसेट क्रिएशन। जैसे कि आप बिजली का बिल भरते हो तो वो आपने यूजेज किया, आप भर दिया। क्या बिजली के बिल भरने से फ्यूचर में तुम्हें कोई कमाई है? द आंसर इज नो। वही चीज होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके बच्चों की स्कूल फीस है, आपने कोई सर्विस लिया स्कूल से और आपने स्कूल को पैसा दे दिया, दैट्स इट। स्कूल आपको फ्यूचर में कोई पैसा वापस नहीं करने वाला, या स्कूल आपको कुछ देने नहीं वाला। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस, जैसे एग्जांपल अगर इंडिविजुअल लेवल पे दूं तो आपने फ्लैट खरीदा, उससे फ्यूचर में आप उसको किराए पे लगा सकते हैं। यू कैन अर्न फ्रॉम द टीनेंट्स मनी। आप किसी यू आर बाइंग सम कमर्शियल प्रॉपर्टी, फ्यूचर में सेल कर सकते हो। सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसीट क्या होता है? वही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने बेच दिया, यू आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द एसेट। ये क्या है? डिस्ट्रॉइंग एसेट। ऑल राइट, और उससे वन टाइम आपको ट्रांसफर हो गया, वन टाइम ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल क्या है कैपिटल रिसीट का? क्या मैं बोल सकता हूं सेल ऑफ एयर इंडिया? सेल ऑफ एयर इंडिया वॉज अ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट के अंदर आ गया। सेल ऑफ पीएसयूज, सेल ऑफ दीज थिंग्स आ जाता है। तो ये समझे, अगर आपने फ्लैट खरीदा तो उससे क्या होगा? फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा, उसमें टीनेंट लगा सकते हो, किरायादार लगा सकते हो, किराया आएगा, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसी फ्लैट को आपने बेच दिया तो आपका एसेट खत्म हो गया। अब फ्यूचर में टीनेंट नहीं लगा सकते बिकॉज यू डोंट ओन दैट फ्लैट। लेकिन वन टाइम ट्रांसफर, तुम्हें पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ जितने में भी बेचा है वो आपके अकाउंट में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट इज बेसिकली द सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट से जो पैसा आता है वो सरकार कैपिटल रिसीट्स में रखती है। ओके, और ये जो कैपिटल रिसीट्स है स्पेशली आफ्टर एलपीजी 1991 रिफॉर्म्स जो है वो बहुत कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट इज डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। ओके, और बाकी जो हेड्स हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। यहां पर किसी को डाउट है, किसी को भी 1% डाउट है तो पूछेगा। 1% भी डाउट है किसी भी हेड में, डाउट है तो वो मैं नीचे वाला बता देता हूँ अभी। प्लान रेवेन्यू, प्लान नॉन प्लान रेवेन्यू, प्लान कैपिटल, नॉन प्लान, अभी बताता हूँ। लेकिन उसके ऊपर ये चारों हेड समझ आए, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज समझ में आया आपको? किसी को नहीं आया? एक बार मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं, डोंट हेजिटेट प्लीज। हेजिटेट करोगे खत्म हो जाओगे। यहां देखो, अभी ऊपर से समझाता हूं, उसके बाद नीचे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। रेवेन्यू रिसीट है सैलरी। सैलरी मतलब क्या है? सरकार की सैलरी आ गई, इसका मतलब मंथली जो है क्रेडिट हो रहा है जो आपके अकाउंट में सैलरी। उसी तरीके से सरकार को भी टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में, कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में, ये सारी पार्किंग फीस के फॉर्म में, कोई बिजनेस रन करती है, अगर सरकार डायरेक्टली बिजनेस रन करती है या उस बिजनेस के लिए कोई सर्विस चार्ज करती है तो वो कलेक्शन होता है। सो दिस इज द रेवेन्यू रिसीट। ओके, इस पे कोई भी किसी भी, दिस इज फिक्स्ड ऑल्सो, रेवेन्यू रिसीट इज ऑल्सो फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि जो पैसा है जो आ रहा है कल को वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हर महीने एक कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ता रहता है या घटता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 लाख रुपए कलेक्ट किए और वो ऐसे डबल हो गया, नहीं। ये समझो कि सैलरी जैसे होती है ना आपकी, सैलरी जैसे होती है ना उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट होता है। ओके, आपको पैसा आ रहा है सैलरी का,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे ही आपकी सैलरी आ गई तो तुरंत नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का, बच्चों के स्कूल का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, ये सारा जो पैसा फिक्स्ड खर्चे जो आपके अकाउंट से तुरंत कटने लगते हैं, जो सर्विसेज आपने यूज किया है। अब सर्विसेज क्या सरकार यूज करती है? तो ब्यूरोक्रेट्स को हायर करती है, सिविल सर्वेंट्स को हायर करती है, आर्मी पर्सनल को हायर करती है, उनसे सर्विस लेती है। समझ रहे हो कंसेप्ट? आपके फादर अगर आर्मी में है, या आपके फादर ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनसे सर्विस ले रही है सरकार, तो फिक्स्ड खर्चे हैं, उनको उस सर्विस के एवज में एक सैलरी देना है, और उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये फिक्स्ड खर्चे हैं, इससे ना कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है, ना कोई एसेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। यहां पर एसेट का कोई खेल ही नहीं है, दिस इज बेसिकली फिक्स्ड खर्चे एंड फिक्स्ड इनकम। हाँ, रिकरिंग होता है, रेपिटेटिव होता है, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? कैपिटल बेचने से पेरा रिसीट। अब यहां देखो, ठीक है, इधर देखो, कैपिटल रिसीट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। आपके फादर ने, ऑल राइट, रेवड़ीज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ जाता है, मैंने क्लियर कर दिया था आई थिंक लास्ट टाइम। ये सुनो ध्यान से, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर सुनो। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपने किसी एसेट क्रिएटिंग एक्टिविटी में खर्चा किया, तो आपको एक्सपेंडिचर तो हुआ, एक्सपेंडिचर तो हुआ, लेकिन फ्यूचर में उससे आपको क्या आएगा? रिटर्न्स आएगा। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो खर्चा करेंगे आप, सैलरी पे करेंगे या इस टाइप की चीजें, बिजली का बिल भरेंगे, उससे आपको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला, वो खर्चा है बिकॉज वी हैव टेकन अ सर्विस। वेयर एज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएशन हैपेंस। आपने कुछ खर्चा किया तो आपको कुछ एसेट मिला, जैसे आपके फादर ने किसी फ्लैट में, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसी प्लॉट में आपके फादर ने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब फ्यूचर में उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा? अप्रिशिएट होगा। ओके, इट इज गोइंग टू अप्रिशिएट। ओके, उसके बाद कैपिटल रिसीट क्या है? अगर आपके फादर ने वही प्लॉट बेच दिया, सो दैट विल बी कैपिटल रिसीट, बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग एसेट, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर एसेट बाय सेलिंग योर एसेट, लेकिन उसके एवज में आपको कुछ पैसा मिला। ओके, सो ये समझो, ऐसे समझो कि एयर इंडिया जो है, जब टाटा से खरीदा गया था 1953 में, टाटा को कुछ पैसे देके उसको नेशनलाइज किया गया था, तो दैट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट वाज द, ओके, दैट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब एयर इंडिया को बेचा गया 2019 में, सो दैट वाज दी कैपिटल रिसीट, उसके एवज में टाटा से कुछ हमें पैसे मिले। ये चीज समझ आई आपको? कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। सो यहां समझो, एक फाइनल बार बता देता हूं आप लोगों को कि बेसिकली नो एसेट इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड हेयर इन द रेवेन्यू हेड, नो एसेट, नो एसेट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हैपन। ओके, लेकिन यहां पर क्या होता है? एसेट क्रिएशन होता है, यहां खर्चा करोगे तो एसेट क्रिएशन होगा, और यहां खर्चा करोगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो, बेसिक चीज बता रहा हूं। बेसिक चीज क्या है फ्रेंड? वो है कि विच इज द मोस्ट डिजायरेबल ऑफ ऑल, इसमें से सबसे डिजायरेबल हेड कौन सा है? इसमें से विच इज द मोस्ट डिजायरेबल हेड, किसमें सरकार को मैक्सिमम कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करो, तो ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ओके, ये सारी चीजें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सो ये आपको इसको बेसिकली इस पे फोकस करना है। लेकिन क्या होता है, जब हम रेवड़ीज, जो रेवड़ी बोला जाता है ना, रेवड़ी कल्चर, जो हम ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि सबको फ्री 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 पैसा, आप बहन बेटी हैं आपको 10,000 रुपए, आप भाई हैं अनएम्प्लॉयड हैं यूपीएससी प्रेप कर रहे हैं आपको 5,000 रुपए, इस टाइप से जब बोला जाता है, तो क्या चीज होती है प्रॉब्लम? आप जो पोटेंशियल केपेक्स है, पोटेंशियल केपेक्स मनी इज ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू एक्स। समझ रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट अल्टीमेटली केपेक्स में प्रॉब्लम क्या है कि आपको सामने से कुछ नहीं दिख रहा,
ये जो तीन हेड हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म हेड, and the problem is the politician in a democratic setup, the politician in a democratic setup, they rely on these three heads because capex का जो returns है, it comes after minimum 5 to 10 years. इसीलिए केपेक्स हमारे कंट्री में कम होता है, और कंट्रीज लाइक अब यूएई, सऊदी अरेबिया, कंट्रीज लाइक ओके, जहां पर ये डेमोक्रेटिक कंपल्शन नहीं है, जहां पर ये इस टाइप का कंपल्शन नहीं है, जहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी इज वेरी हाई, वहां केपेक्स एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। वेयर एज जिस कंट्री में पॉपुलिज्म ज्यादा है, जिस कंट्री में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वहां पर क्या होता है, ये रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट पे ज्यादा खेलते हैं, बिकॉज दिस इज शॉर्ट टर्म। ओके, दिस इज शॉर्ट टर्म। किसी को भी डाउट है अभी पूछ लो, मस्त होके डायरेक्ट मैसेज कर दो कि नहीं समझ में आया, अभी फिर बताता हूं, फिर बताता हूं आपको। एक भी टर्म समझ में ना आया हो तो पूछो। चारों हेड में से रेवेन्यू रिसीट मतलब तुरंत सैलरी आ गई आपकी, आपने ओके आपने टैक्सेशन किया, जीएसटी कलेक्ट किया, आपने कोई सर्विस दिया, उसके लिए डायरेक्ट आपका पैसा आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज योर बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स, आपकी सैलरीज टू टू योर ब्यूरोक्रेट जिनसे आप सर्विस ले रहे हो। फिर कैपिटल रिसीट क्या है, सेल ऑफ एसेट्स, जो आपने पहले एसेट क्रिएट किया था उसको सेल किया, तो उससे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट हुआ, आपका एसेट खत्म हो गया, आपका एसेट, लेकिन उससे वन टाइम पेमेंट आपको मिल गया जिसको आप यूज कर सकते हो दूसरी चीजों के लिए। और फाइनली कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज केपेक्स जो है, वो आप खर्चा कर रहे हो जिससे फ्यूचर में कोई एसेट बनेगा। इसमें किसी को डाउट क्या है, आपको डाउट बता दो। व्हाट साई, व्हाट इज योर डाउट? नहीं, जरूरी नहीं है ना, केपेक्स का पैसा, जो केपेक्स का पैसा आया कहां से, केपेक्स का पैसा जो आएगा वो इधर से आएगा ना। ओके, अच्छा आप, हाँ नहीं नहीं नहीं, तब ठीक है, यू आर आस्किंग राइट। ओके, केपेक्स का जो पैसा है वो बेसिकली ओके दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर। इट डिपेंड्स, ओके इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि कहाँ जाता है केपेक्स का पैसा। ओके, वो हम डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस वेयर द डिविडेंड्स गो, जो डिविडेंड्स आती है सरकार को। ओके, डिविडेंड्स आती है वो कहाँ से आती है। Okay, let me take some questions first. As a good measure to check development would be capex कितना है? Yes, correct. Yes, you are correct. capex जो है, all right. Yes, सारे जितने भी आपके जो एसेट क्रिएशन है, रोड भी तो एसेट है ना सरकार का, हाईवेज भी तो एसेट्स हैं, हाईवे पे टोल कलेक्शन हो सकता है, आप एयरपोर्ट्स पे हैंगर फीस ले सकते हैं, सो एवरीथिंग इज एन एसेट। ओके, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहां देखो, रेवेन्यू अकाउंट जो है डील्स विद द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। करंट इनकम, चालू खाता जो होता है, करंट इनकम मतलब जो सामने सामने से डीलिंग होती है, पैसा आया पैसा गया, ना उससे एसेट क्रिएशन हुआ ना एसेट डिस्ट्रक्शन हुआ। दूसरी चीज क्या है, कैपिटल अकाउंट, इट इज इट इज लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। आप जो लोन देते हो फॉरेन सरकार को, वो ओके देन इसमें क्या आपका आ जाता है, जो आप फॉरेन कंट्री से लोन लेते हो, दैट आल्सो कम्स इन द केपेक्स। फॉरेन कंट्री से अगर आप लोन लेते हो तो दैट लोन विल बी यूज्ड फॉर व्हाट, दैट लोन विल बी यूज्ड फॉर व्हाट, दैट लोन इज बेसिकली यूज्ड फॉर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह में ले सकते हो, और आपने किसी को लोन दिया है, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। यस और नो, दैट इज ऑल्सो एन एसेट ना। आपने अगर लोन दिया है किसी कंट्री को, तो उससे आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो रेवेन्यू रिसीट में देख लो क्या क्या आता है, जीएसटी आ जाता है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें। तो ये फिक्स्ड सैलरी है सरकार की, फिक्स्ड सैलरी। और नॉन टैक्स में क्या आता है आपका, फीस हो गया, फाइन्स हो गया, डिविडेंड्स हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड्स यहां पर समझ लो, आपका रंजन भाई का बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो एसेट क्रिएशन होता है वो कहाँ जाता है। तो एसेट क्रिएशन जो होता है उसका जो इनकम आता है दैट कम्स टू द रेवेन्यू रिसीट हेड, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। देन
पीएसयूज वगैरह से इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो आपने अगर किसी को लोन दिया है तो दैट इज ऑल्सो योर एसेट माय फ्रेंड। एक चीज याद रखना, अगर आपने किसी को लोन दिया है, ओके लोन दिया है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स एन एसेट। मान लो बांग्लादेश को हमने 5% पे लोन दिया $500 मिलियन का, तो बांग्लादेश हमें कुछ इंटरेस्ट भेजेगा। रंजन भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप समझो यहां पर वो बोल रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या किया, एसेट क्रिएट किया। वी हैव क्रिएटेड एन एसेट। यस, एसेट क्रिएशन हैज बीन डन। तो एसेट क्रिएशन से फ्यूचर में सरकार को इनकम जो होगी वो कहां जाएगा, तो उसका आंसर है इट विल गो टू दी नॉन टैक्स रेवेन्यू हेड। अगर डिविडेंड आ रहा है आपके पास, डिविडेंड आ रहा है, इट विल गो इनटू दी नॉन टैक्स रेवेन्यू हेड। ये चीज समझे? डिड यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? ओके, ठीक है। ओके, कैपिटल रिसीट्स, अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं। यस, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो मैंने बताया था ये क्या है, फिक्स्ड खर्चे, फिक्स्ड खर्चे। ओके, यस, हाँ सही है, यू आर गिवन एन एग्जांपल और आस्किंग अ क्वेश्चन, ये सही है। रोड वाला जो आपने बताया, रोड क्या है, केपेक्स है, और जो उससे टोल आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज योर रेवेन्यू, ओके नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली, जो आप अपने बेसिकली आपने जो फीस कलेक्ट किया, ठीक है, उस वो है, ठीक है। सो यहां पर देखो, प्लान एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू के प्लान एक्सपेंडिचर में, इसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, ऑल राइट, ये सारी चीजों में, एग्रीकल्चर में जो आपने सोशल सर्विस में पैसे लगाए, ऑल राइट, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। नॉन प्लान क्या है, दीज आर नॉट डायरेक्टली ओके related to the developmental plan, but it covers general services like defense, subsidies, interest payments, grants to state government and more. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग, ओके इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है, और वो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है, ओके अगर मैं किसी दूसरे कंट्री से लोन ले रहा हूं, अगर मैं एक एक ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं सपोज आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम मे बी IMF, ओके ध्यान से सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक होता है लोन टेकन और एक होता है लोन गिवन। तो क्या दोनों आ जाएंगे केपेक्स में? क्या दोनों आ जाएंगे केपेक्स में? नहीं आएंगे। क्या आप लोन लेते हो, लोन जब लेते हो, लोन टेकन, व्हेन यू टेक अ लोन, डोंट यू क्रिएट एन एसेट? डोंट यू क्रिएट एन एसेट? सपोज यू हैव टेकन अ लोन फॉर क्रिएशन ऑफ एन एसेट, ओके सो क्या वो मैं केपेक्स में क्या नहीं बोल सकता? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ओके आप जो है, ओके आप जो है अगर किसी से लोन लेते हैं, ओके आप जो है अगर किसी से लोन लेते हैं फिक्स्ड एसेट क्रिएशन के लिए, तो क्या ओके क्या वो इज इट पार्ट, ओके इज इट पार्ट ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? जा सकता है। ओके यहां पर ये चीज समझो, ओके ये चीज समझो दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रीपेमेंट भी आ जाता है। एंड रीपेमेंट यहां पर समझो कि जब आप लोन लेते हो, लोन लेते हो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, लोन लेते हो तो दो पार्ट होता है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल, ओके एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल, ओके सो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है ना, तो वो कहाँ फॉल करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कहाँ फॉल करेगा, ये समझो। इंटरेस्ट पेमेंट इज गोइंग इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड खर्चे, फिक्स्ड खर्चे, इंटरेस्ट से किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूंगा और उसको मैं रीपे कर दूंगा, सो दैट विल ओके दैट कैन कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटी, इट लीड्स टू व्हाट, रिडक्शन इन लायबिलिटी। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूं, चलो मैं तीन तरीके से समझाता हूं इसको, तब आपको समझ आ जाएगा। यहां देखना, एक देखो ये क्या है, लोन गिवन, दूसरा क्या है, लोन टेकन, और तीसरा क्या है, लोन रीपेड।
ये तीनों सिनेरियो समझ आया आपको? तीनों सिनेरियो, हैव यू गॉट दीज थ्री सिनेरियोज? ओके, ब्यूटीफुल। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, तो बेसिकली, ओके बेसिकली कैपिटल बजट में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? एसेट क्रिएट करता है और लाइबिलिटी रिड्यूस करता है। यस और नो? ये चीज समझ आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? एसेट क्रिएशन हैपेंस एंड लायबिलिटी रिडक्शन हैपन। ओके, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं लोन किसी को देता हूं, लोन किसी को देता हूं, तो क्या एसेट क्रिएशन होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू एसेट क्रिएशन होता है। लोन ले लिया नहीं, लोन रीपे किया तब लायबिलिटी रिड्यूस होता है। ये समझो, मैं कंफ्यूज नहीं करना ना, पहले ये समझो, सबसे ऊपर आओ। लोन गिवन, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे तुम्हारा एक एसेट क्रिएट हो रहा है, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, जो तुम्हारे कहां जाएगा? रेवेन्यू रिसीट में। रेवेन्यू रिसीट में जाएगा, यस और नो? ओके, रेवेन्यू रिसीट में। ऑल राइट, ऑल राइट, एसेट में आएगा। ओके, सो अब ये समझो कि जो लोन गिवन है, अगर मैंने बांग्लादेश को दिया 5% इंटरेस्ट पे, तो वो मुझे मेरा जो इंटरेस्ट पे करेगा 5%, वो मेरे रेवेन्यू रिसीट में जाएगा। तो आई हैव क्रिएटेड एन एसेट फॉर माई सेल्फ, जिससे मेरी तनख्वाह बढ़ रही है। ये समझे? मेरा मंथली का जो इनकम है वो बढ़ रहा है। ओके, तो लोन गिवन इज क्लियर, यहां पर कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं लोन टेकन। ओके, लोन टेकन की अगर मैं बात करूं, सो लोन टेकन में अगर मैंने लोन लिया किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कि भाई मुझे ना बुलेट ट्रेन बनानी है, तो जापान की सरकार से मैंने लोन ले लिया, विल इट फॉल अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर? दैट आई एम आस्किंग। ओके, विल इट फॉल अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये बताओ। क्योंकि अगर मैंने बुलेट ट्रेन बनाने के लिए लोन लिया, सो विल इट फॉल अंडर द कैपिटल? बिकॉज उससे एसेट बन रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? ओके, एसेट बन रहा है। यस और नो? सो दूसरी चीज ये है, ओके दूसरी चीज ये है, जब आप को लोन मिलता है, सपोज अगर लोन मिलता है, आपने लोन ले लिया, ठीक है, अगर लोन ले लिया आपने सपोज, तो उससे मैंने अगर बना लिया मे बी फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल बना दिया, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। तो दैट हॉस्पिटल, दैट बुलेट ट्रेन विल बी माई एसेट। लेकिन यहां पर क्या है, अगर मैंने लोन लिया किसी फॉरेन सरकार से, अगर मैंने लोन लिया किसी फॉरेन सरकार से, तो मुझे क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट। और वो कहां जाएगा? मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, दैट इज गोइंग टू फॉल इन माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पैसा लिया मैंने, दैट डजंट मैटर। पैसा लिया तो इट विल बी अ लायबिलिटी। लोन टेकन इज अ लायबिलिटी माय फ्रेंड्स। लेकिन लोन से अगर मैंने कुछ ड्यूरेबल एसेट्स बनाए हैं, सो दैट विल कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तीसरा पॉइंट देखो, इफ आई हैव पेड अ लोन, लोन रीपेमेंट दूसरा होता है, इंटरेस्ट पेमेंट दूसरा होता है। इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूसिवली फॉल्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? लोन, ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट पेमेंट होता क्या है? आपको किसी एंटिटी ने लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की, उस पे वो कुछ कमा रहा है, दैट फॉल्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लोन फैसिलिटी में जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, इंडिया की सरकार सपोज अमेरिकन गवर्नमेंट या आईएमएफ से 5% 6% पे लोन लेती है, ओके, फॉर मे बी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबलाइजेशन, और उस पे जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, ये इंटरेस्ट इज ऑलवेज एक्स्ट्रा देन दी प्रिंसिपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इंटरेस्ट है माय फ्रेंड, इंटरेस्ट है, दैट फॉल्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये इट बिकम्स योर फिक्स्ड खर्चे। इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे क्या, आपका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, और वो उस आईएमएफ या यूएस गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट में रिफ्लेक्ट होगी। व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई विल रिपीट अगेन, अगर कोई आपने लोन लिया, तो इट इज अ लायबिलिटी थ्रू एंड थ्रू, इट इज अ लायबिलिटी थ्रू एंड थ्रू। लेकिन
अगर मैं इस लोन को यूज करके कोई ड्यूरेबल एसेट बना रहा हूं, सो दिस एसेट is going to fall in my capex. This asset is going to fall in my capex. लेकिन लोन में दो कंपोनेंट होते हैं, that is the principal amount, that is the principal amount and that is the, एक और हेड क्या होता है, what is the other head, that is the interest. और इंटरेस्ट जो होता है ये बेसिकली चार्ज आप पे होता है बिकॉज आपको कोई एंटिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आप पे, बेसिकली इट इज ऑब्लाइजिंग यू विद दैट लोन, तो आपको फालतू के कुछ पैसे देने होते हैं, और वो जो फालतू के पैसे हैं दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना समझ आ गया यहां तक? पहले बताओ मेरे को, यहां तक समझ में आया? अब दूसरी चीज समझो, लेकिन अगर मेरे पास कल को बहुत पैसे आ गए, मेरे पास कल को बहुत पैसे आ गए और मैंने प्रिंसिपल भी क्लियर कर दिया, मैंने बोला कि मुझे 20 साल के लिए नहीं चाहिए, मैं अभी आपको प्रिंसिपल वापस लौटा देता हूं, सो दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑल ऑफ अ सडन रिड्यूस्ड माय लायबिलिटी। तो सरकार अगर किसी लोन को रीपे कर दे, अगर किसी लोन को रीपे कर दे, तो दैट विल फॉल अंडर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर हेड। ओके, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। ओके, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आप यहां आओ कैपिटल रिसीट में, तो कैपिटल रिसीट में क्या होगा, रिकवरी ऑफ लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट। साई बता सकते हो कैसे? कैपिटल रिसीट में ये क्यों है रिकवरीज ऑफ लोन? किसी को सरकार ने लोन दिया और उसका रिकवरी हो गया, तो नाउ इट इज अ कैपिटल रिसीट। जस्ट ट्राई इट, ओके, दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट और नॉट। ओके, बताओ, कैन यू लाइक जस्ट गेस व्हाई रिकवरी ऑफ लोन? अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को लोन दिया है और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया इंडियन को, तो कैसे ये कैपिटल रिसीट में आ जाएगा? वेरी गुड। अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, इंटरेस्ट, योर एसेट इज डिस्ट्रॉयड। लोन भाई साहब जो आपने दिया था, जो आपने लोन दिया था, दैट वाज एन एसेट, दैट वाज एन एसेट। ओके, और उसके बाद जब बांग्लादेश की सरकार ने वो सारा लोन, अरे वेरी गुड, ठीक है, आपका जो एसेट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था दैट वाज योर, सॉरी, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था दैट वाज योर एसेट। व्हाई लोन इज एन एसेट? बिकॉज आप जब लोन किसी को एक्सटेंड करते हो तो उस पे सूद चार्ज करते हो, सूद माने इंटरेस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट सपोज बांग्लादेश पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी जो लोन दिया था। नाउ द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज रीपेड इट्स लोन, the interest is no longer applicable and we have now lost an avenue। हमारे पास एक एवेन्यू कम हो गया है एसेट का, हमें हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया और हमें कुछ पैसे मिल गए। उसी तरीके से समझे कैपिटल रिसीट का कोर कंसेप्ट। एयर इंडिया को जब सरकार ने बेचा, ध्यान से सुनो, एयर इंडिया को जब सरकार ने बेच दिया तो द सरकार कैन नो लॉन्गर कलेक्ट द टिकट प्राइसेस, दैट एसेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड फॉर ए वन टाइम पेमेंट, वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर एसेट। ओके, सो दिस इज द कैपिटल रिसीट। और क्या क्या होता है? पीएसयू सेल्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल कम्स अंडर कैपिटल रिसीट्स। अब मैं केपेक्स की बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म एसेट लाइक रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल विच हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, वो केपेक्स में आ जाता है, जिससे एसेट क्रिएट होता है, ये ध्यान रखना, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इन्वेस्टमेंट क्या क्या आ जाता है? केपेक्स इन्वेस्टमेंट आपका जो एक्सपेंडिचर होता है एक्वायरिंग एसेट के लिए या इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। ओके, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट है, उसको एक्सपैंड कर दिया, पहले एक ही टर्मिनल था, वहां T3 बना दिया, T2 बना दिया। ओके, उससे क्या हुआ, ज्यादा हैंगर्स हुए, ज्यादा एयरलाइंस जो है अब आपको पैसा देगी, बेसिकली यस केपेक्स, यस। तो एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन इज ऑल्सो, किसी रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन हुआ तो उससे क्या होगा,
फ्यूचर में ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग ट्रेन प्रेफर करेंगे, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज, ओके, विच आर एड ऑन्स। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप पैसा खर्च करते हो लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, ऑलरेडी बिल्ड एसेट पे भी अगर आप पैसा खर्च करते हो, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, अगर मेरा फ्लैट है, बेयर बोन्स फ्लैट है, 4 बेडरूम है, उस फ्लैट में कुछ नहीं है उसमें, लेकिन मैंने 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करके उसमें जकूजी लगा दिया, उसमें गीजर लगा दिया, एसी कसवा दिया, और फिर मैं उसको ट्रिपल प्राइस पे टू लेट कर रहा हूँ, किसी टीनेंट को बोल रहा हूँ कि ये जी इसमें हर चीज सुविधा आपको मिलेगी। तो जो मैंने खर्चा किया एसी लगाने पे, गीजर लगाने पे, ऑल राइट, अपग्रेडेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपग्रेडेशन ऑफ एसेट। So upgradation of asset is also capex. Upgradation of asset is also a capex because you are again increasing the potential of your asset. ये समझ में आया? ये समझ में आया? ओके, अब आगे चलो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल राइट, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई शेयर, सरकार किसी फॉरेन गवर्नमेंट या कंपनी में कुछ शेयर खरीद रही है। अब यहां समझो, एक एक क्वेश्चन देता हूं आपको, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जियो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ऑप्शन ए है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी है रेवेन्यू रिसीट, ऑप्शन सी है कैपिटल रिसीट, और ऑप्शन डी है केपेक्स। अगर इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड खरीदती है तो वो क्या होती है? ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। ओके, द आंसर इज डी। द आंसर इज डी, बिकॉज जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, यस, इंडियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाइंग द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, ऑल राइट। सो ओके, बेसिकली, ओके, बेसिकली अगर आप देखो तो यहां पर जो सरकार यूएस गवर्नमेंट जो कर रही है, बॉन्ड्स रेस कर रही है, इज दैट पार्ट ऑफ द केपेक्स और नॉट? दैट इज ऑल्सो पार्ट ना, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स रेज कर रही है, अगर उसको किसी ड्यूरेबल एसेट में लगा रही है तो दैट इज ऑल्सो केपेक्स। लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, यूएस गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट देगी इंडियन गवर्नमेंट को फॉर परचेजिंग इट्स बॉन्ड, दैट विल बी काउंटेड इन द यूएस गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद रही है, दैट विल बी काउंटेड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, 1% डाउट है तो बताओ, 1% डाउट है तो बताओ, बार बार पूछो, वी आर हेयर फॉर यू, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कितने बार भी पूछ सकते हो। मेन है कि यूपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स में 26 मई को गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ व्हाट, ओके, यहां पर देखो, व्हाट आई एम सेइंग कि जो यूएस गवर्नमेंट ने बॉन्ड रेज किया, सपोज किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रेज किया, ओके, किसी इंफ्रा, बॉन्ड विल बी द लायबिलिटी, बॉन्ड इज, लोन इज, अगर लोन रेज कर रहे हो तो दैट विल बी अ लायबिलिटी। लेकिन अगर लोन रेज करके आपने कहीं पर उसको इन्वेस्ट किया किसी ड्यूरेबल एसेट में, सो दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन लोन का मिसयूज भी हो सकता है, लोन दूसरे चीजों के लिए भी। आपने लोन रेज किया किस चीज के लिए? आपने लोन रेज किया, आपको देना है किसी को ट्रांसफर पेमेंट, कोई ओके, अनएम्प्लॉयड भारत योजना में आपको 3-3 हजार रुपए सारे बेरोजगार युवा को देने हैं, उसके लिए आप बाहर से लोन ले रहे हो, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज केपेक्स, ओके, दैट विल, ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज अ केपेक्स, ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है, यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है, दैट विल बी काउंटेड एज अ लायबिलिटी। लेकिन जो बॉन्ड से पैसा रेज किया, जो बॉन्ड से पैसा रेज किया, अगर उसको किसी केपेक्स में लगा रहे हैं,
किसी एसेट्स में लगा रहे हैं, तो दैट विल बी काउंटेड एज केपेक्स, बिकॉज दैट इज एसेट क्रिएशन, बट ऑन द सरफेस सिर्फ लोन केपेक्स नहीं हो जाएगा, सिर्फ लोन जो है वो केपेक्स नहीं हो जाएगा, लोन का पर्पस भी मैटर करता है, व्हाट पर्पस यू आर रेजिंग द लोन फॉर। ओके, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। हाँ वैभव पूछो। सर अगर सर जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर हम सर लोन से ले रहे हैं, अगर सर वो अगर फेल हुआ तो सर वो लाइबिलिटी में कंसिडर करा जाएगा या फिर एसेट में से होगा? ओके, सो दैट अगर इस टाइप से होगा तो वो एनपीए में आ जाता है, दैट विल बिकम अ लाइबिलिटी। अगर एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, ओके, अगर एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, ऑल राइट, सो आप वो एक तरीके से बेसिकली लाइबिलिटी हो जाता है। सो ऑन द फेस ऑफ इट, अब यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पर आपका एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट, अगर जो इम्पॉर्टेंट आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपको समझना होगा दैट जो इनकमिंग लोन है, ओके, लोन का पर्पस नहीं होता, मैंने ये समझा दिया कि भाई एसेट बना रहे हो लोन को यूज करके, तो दैट विल बी योर केपेक्स, दैट कैन बी काउंटेड एज अ केपेक्स। लेकिन अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है यू पीपल माइट बी थिंकिंग अबाउट इनकमिंग लोन, कि भाई सिर्फ लोन विदाउट यूजिंग इट फॉर वी डोंट नो व्हाट द यूजेज है ना, यूजेज क्या है इस लोन का, ऑल राइट, यूजेज क्या है इस लोन का, आपको आई थिंक उसका उसका प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। इसका प्रॉब्लम है ना कि सपोज अगर लोन आ रहा है, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कहां जा रहा है, लोन आ रहा है और इससे कोई मतलब नहीं है कि कहां जा रहा है, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ कैपिटल रिसीट, बिकॉज लोन जो है ऑन द फेस ऑफ इट इज अ लायबिलिटी माय फ्रेंड। और इस लोन को अगर आप यूज करके कोई एसेट बना रहे हो तो फिर देन यू कैन से दैट ओके आई हैव यूज्ड दिस एज अ केपेक्स। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आपने सिर्फ लोन आ रहा है, किसी से लोन उठाया उधार लिया, तो ऑन द फेस ऑफ इट इट विल बी काउंटेड एज अ कैपिटल रिसीट। इसमें लोन में क्या क्या होता है, इसमें लोन में क्या क्या होता है, आप जनरल पब्लिक से उठाते हो, ओके, जनरल पब्लिक से उठाते हो, फॉरेन गवर्नमेंट से उठाते हो, आरबीआई से भी उठाते हो। यस साइड पूछे। भैया ये यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड वाला एग्जांपल शायद मैंने फिर से कंफ्यूज कर दिया है। सो बेसिकली इफ द यूएस गवर्नमेंट इज सेलिंग अ बॉन्ड, इट इज पिकिंग अप लोन, और अगर इंडिया खरीद रहा है तो इंडिया उनको एक लोन इशू कर रहा है ना, एक तरीके से, वुड इट बी? एब्सोल्युटली, अब यहां समझो, बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड तो है। जैसे हमने बांग्लादेश बांग्लादेश वाले एग्जांपल में एस्टेब्लिश करा था कि हमारा वो कैपिटल रेवेन्यू, इफ आई एम सेइंग इट राइट, कैपिटल रिसीट बन जाएगा। तो ये वाला भी क्यों क्यों नहीं बनेगा कैपिटल रिसीट फिर, व्हेन द इंटरेस्ट पेमेंट्स विल बी डन, बेसिकली एसेट के ऊपर जब पेमेंट आ जाएगा तो? ओके, आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि कैपिटल रिसीट तभी बनेगा जब टोटल लोन का रीपेमेंट हो जाएगा। टोटल लोन में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और सिर्फ इंटरेस्ट जो है इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट, मतलब मंथ का जो आपका सैलरी है उसमें ऐड हो जाता है। फिर से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आई थिंक फाइनली एक चीज बहुत इसको हम लोग को समझने की जरूरत है, तो वो हम देखते हैं। लोन है, ओके, लोन है। अब मैं बॉन्ड का एग्जांपल देता हूं, अगर बॉन्ड है, आपने बॉन्ड रेज किया, ठीक है, बॉन्ड रेज किया, और यूएस गवर्नमेंट का, सपोज यूएस गवर्नमेंट ने बॉन्ड रेज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उस बॉन्ड को खरीदा, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, यस और नो। इंडियन गवर्नमेंट ने उस बॉन्ड को खरीद के कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया। अब यूएस गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स उस लोन को का इंटरेस्ट देगी, 10%, 5%, 2%, जितना भी है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट का एसेट हो गया। लेकिन अब ध्यान से समझना, जब उस लोन का टेन्योर खत्म हो जाएगा, लोन का टेन्योर खत्म हो जाएगा, लोन टेन्योर एंड्स, और फाइनल पेमेंट will be given to the Indian government, that will become the capital receipt, that will become what,
दैट विल बिकम दी कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब यहां समझो, ये चीज समझ आ गई आपको? मैं क्या बोल रहा हूं कि एक लोन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। तो जब तक आप इंटरेस्ट के प्रिवी हैं, मतलब जब तक आप इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी एंटिटी से, ऑल राइट, एंड दैट इज फॉलोइंग इन योर रेवेन्यू रिसीट, सो दिस इज योर एसेट। ओके, दिस इज योर एसेट, बिकॉज जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लेंड किया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लेंड किया था, दैट इज द खर्चा दैट यू डिड फॉर क्रिएशन ऑफ दैट एसेट। इसको ऐसे समझो कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और मैंने बोला कि साई कल से मेरे को ना आप 5-5 रुपए डेली देना, जब तक 100 रुपए तुम मुझे वापस नहीं कर सकते हो। तो जो मैंने 100 रुपए मेरे पॉकेट से गए कि नहीं, आई हैव डन सम एक्सपेंडिचर, राइट, लेकिन उससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एसेट क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि साई जो है वो मुझे 100 रुपए के बदले हर दिन 5-5 रुपए देते रहेगा, जब तक वो मुझे 100 वापस ना कर दे पूरे। तो ठीक है, जब तक 5-5 रुपए आ रहे थे वो मेरे रेवेन्यू रिसीट में ऐड होते जा रहे थे, और जो मैंने 100 रुपए आपको इनिशियली उधार दिए थे, दैट वॉज द एक्सपेंडिचर दैट आई डिड सो दैट माई रेवेन्यू रिसीट कैन गो अप। लेकिन जिस दिन तुमने 100 रुपए मुझे वापस कर दिए, ओके, दैट बिकम्स माई कैपिटल रिसीट। वो इनकमिंग आ गया, मेरा एसेट जो है डिस्ट्रॉय हो गया। और जिस दिन तुमने 100 रुपए मुझे वापस किए, उसके नेक्स्ट डे से तुम्हें मुझे 5-5 रुपए देने की जरूरत नहीं थी। ओके, सो बेसिकली जो आपने जो लोन वापस किया 100 रुपए, दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज नाउ यू साई इज रिड्यूसिंग हिज लायबिलिटी, साई इज रिड्यूसिंग हिज लायबिलिटी। ओके, लेकिन मेरा तो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया ना, मेरा तो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। 5 रुपीज विल नॉट बी योर केपेक्स, 5 रुपीज विल बी योर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये फालतू के तुम दे रहे हो। 100 रुपए मैंने दिए तुम्हें और उस पर मैं तुम्हें फालतू के 5 रुपए चार्ज कर रहा हूं, वो मेरा एसेट है, तुम्हारा लायबिलिटी है, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि उस खर्चे में, उस 5 रुपए के खर्चे में, जो तुम एक्स्ट्रा 5 रुपए मुझे डेली दे रहे हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर में एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। ये समझ रहे हो? फ्यूचर में तुम्हारा कोई एसेट 5 रुपए एक्स्ट्रा देने में क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, समझ रहे हो? ये चीज मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो मैंने इनिशियली 100 रुपए लेंड किए थे, दैट इज माई गोल्डन चिड़िया, गोल्डन गूज। मैंने 100 रुपए लेंड करके एसेट बना दिया माई फ्रेंड, और एसेट मैंने बना दिया, उसके बाद मैं इंजॉय कर रहा हूं 5 रुपए डेली अपने रेवेन्यू रिसीट में, और तुम सफर कर रहे हो डेली -5 रुपीज अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बिकॉज जो तुम्हारा 5 रुपए जा रहा है पॉकेट से एक्स्ट्रा डेली का, जब तक तुम मुझे 100 वापस ना कर दो, दैट इज फालतू का खर्चा। एंड जो मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज माई फिक्स्ड इनकम, कि भाई ठीक है, अब मुझे मंथली या डेली साई मुझे 5 रुपए देते जा रहा है। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए, दैट विल बी माई कैपिटल रिसीट, बिकॉज दिस एसेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मुझे 100 रुपए अपने वापस मिल गए, लेकिन कल से मुझे साई से 5 रुपए नहीं, डेली नहीं मिलेगा। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से बोलो ना, फिर से समझाएंगे। बिकॉज आप बोल रहे हो, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। यू आर सेइंग दैट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। When I complete the payment, my liability is destroyed, and this will come under the capex, because reduction of liability has happened when you pay me back the 100 rupees. When you pay me back the 100 rupees, okay, जब आप मुझे 100 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वापस कर रहे हो, जब टेन्योर एंड हो रहा है, जब टेन्योर एंड हो रहा है, सो यू आर रिड्यूसिंग योर लायबिलिटी। अब आपको मुझे डेली 5 रुपए नहीं देने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो है। नाउ यू आर रिड्यूसिंग योर लायबिलिटी। जो तुमने 100 रुपए खर्चा किया, 100 रुपए खर्चा करके अपना लोन चुकता किया, दैट विल बिकम योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लायबिलिटी। ओके, आप जो है अपना प्रिंसिपल अमाउंट जब वापस कर रहे हैं, लोन का टेन्योर एंड हो रहा है, तो आपका जो लायबिलिटी है वो खत्म हो रहा है।
ओके, सो दिस दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, एक क्वेश्चन है 100 प्लस एल, एल स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। नाउ यू अंडरस्टूड द वेरियस एट। अब यहां पर समझो इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट जो होता है, ओनली इंटरेस्ट, अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट जो है दिस विल फॉल अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फालतू के खर्चे हैं, फिक्स्ड खर्चे हैं। ओके, ये आपको देना है बिकॉज यू हैव अवेल्ड अ फैसिलिटी। अब यहां पर समझो एक और चीज जो मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एंड दैट कंफ्यूजन कैन बी इनकमिंग लोन। मैंने एक चीज बताई आपको इनकमिंग लोन के बारे में कि लोन आ रहा है, लोन आ रहा है, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा? विल इट बी पार्ट ऑफ द केपेक्स और विल इट बी पार्ट ऑफ द कैप रिसीट? सो सिर्फ इनकमिंग लोन, उसमें मुझे नहीं पता है किस पर्पस के लिए है, किस पर्पस के लिए है मुझे ये नहीं पता है। दिस विल बी इन अंडर कैपिटल रिसीट। जो मैं लोन रेज करूंगा फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द आरबीआई, दैट विल कम अंडर द कैपिटल रिसीट बिकॉज ओके दिस इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी ऑन मी। लेकिन फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैंने उस लोन को इन्वेस्ट कर दिया रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, ओके, तो लोन का पर्पस भी मैटर करता है। ओके, लोन आप कहां डाल रहे हो? तो सिर्फ जो इनकमिंग लोन है, सिर्फ इनकमिंग लोन की बात कर रहा हूं, या सिर्फ जो लोन आपने रेज किया है दैट विल बी काउंटेड ओके अंडर द हेड ऑफ कैपिटल रिसीट बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग ओके क्रिएटिंग लायबिलिटी। ओके, अब यहां समझो, ये दो हेड को समझो बिकॉज ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान रहना चाहिए। अब समझ आया? अब समझ आया? कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है? कैपिटल रिसीट में आइदर यू आर क्रिएटिंग लाइबिलिटी फॉर योरसेल्फ और यू आर रिड्यूसिंग योर एसेट। जब आपने एयर इंडिया को बेचा, आपने अपना एसेट रिड्यूस कर दिया। जब आपने किसी से लोन लिया, दैट विल बी अंडर कैपिटल रिसीट। ओके, ये आपका आ गया कैपिटल रिसीट में। तो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, रिडक्शन ऑफ एसेट, दो चीजें पॉसिबल हैं। ऑलराइट, दो चीजें पॉसिबल हैं। दूसरी चीज क्या है? क्रिएशन ऑफ एसेट, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दो चीजें पॉसिबल है, या तो एसेट क्रिएट कर रहे हो या लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वाई इट्स नॉट गोइंग टू नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट? नहीं, लोन ले रहे हो ना, इंटरेस्ट तो अलग है, लोन ले रहे हो। अब सपोज कि आपको जाना, आपने आईआईटी में एडमिशन लिया, आईआईटी में पढ़ाई करनी है आपको, तो आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपको देखना है, पहले रंजन का क्वेश्चन ले लेता हूं, कि जो आप इस पे 8% इंटरेस्ट दे रहे हो वो आपका फिक्स्ड खर्चा हो गया, दैट बिकम्स योर फिक्स्ड खर्चा। लेकिन जो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। अब जिस दिन तुम ये 10 लाख रुपए वापस कर दोगे बैंक को, तो बैंक बैंक का एसेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो 10 लाख रुपए बैंक ने तुम्हें दिए थे आईआईटी में पढ़ाई करने के लिए, उस पे जो 8% इंटरेस्ट लगाया था, सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर यू, क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चे हैं, हर महीने हर साल तुमको देते रहना है, बैंक को वापस करना है, या हर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ तुम जो इंटरेस्ट देते हो, ओके, दैट बिकम्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर एक इसको मैं सीधे तरीके से समझाता हूं, आई थिंक ये तुम्हें समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन तुम्हारा क्या है ले लेते हैं। डज द एब्सेंस ऑफ एन एसेट वारंट द प्रेजेंस ऑफ लाइबिलिटी? नॉट नेसेसरली। अगर आपका एसेट जो है, ओके, एसेट जो है अगर नहीं क्रिएट हो रहा है, तो दैट डज नॉट डायरेक्टली मीन दैट ओके दिस इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि लाइबिलिटी प्रेजेंट हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है, लेकिन नॉट इन ऑल केसेस।
नॉट इन ऑल दी केसेस, सो केस बाय केस डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर एक लास्ट चीज बता देता हूँ, उसके बाद आई टेक योर क्वेश्चन। देखो, आपने मंथली पेमेंट करना है, ठीक है। सपोज ईएमआई जो होता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सो ईएमआई जो है उसमें आपने कितना दिया, 75,000 रुपए आप दे रहे हो बैंक को फॉर सम फॉर सम लोन दैट यू हैव टेकन। उसमें से 60,000 रुपए जो है प्लस 15,000, 15,000 इज योर इंटरेस्ट पेमेंट एंड 60,000 इज योर पेमेंट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल। 60,000 इज द पेमेंट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एंड 15,000 इज द इंटरेस्ट पेमेंट। और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो कोई बता सकता है ये जो प्रिंसिपल के लिए 60,000 है और ये इंटरेस्ट के लिए 15,000 है, तो इसमें से केपेक्स कौन है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है? आप टोटल खर्चा कर रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर इज 75,000, उसमें से 60,000 है प्रिंसिपल के लिए और 15,000 है इंटरेस्ट के लिए। अब बताओ इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है? 60 केपेक्स है और 15 रेवेन्यू है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज जो 60,000 दे रहे हो, दिस इज योर केपेक्स। वाई? बिकॉज दिस इज स्लोली बाय स्लोली डिस्ट्रॉइंग योर लाइबिलिटी। आपकी जो लाइबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो डिस्ट्रॉय कर रही है। दूसरी चीज क्या है, यहां इंटरेस्ट जो पेमेंट है ये फालतू का है। दिस इज द फिक्स्ड खर्चा, फालतू का खर्चा, एंड ये कहां चला जाएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू लोन्स? अब आप बोल सकते हैं, व्हाट इज योर क्वेश्चन, प्लीज मेक योर क्वेरी। जैसे भैया कैपिटल रिसीट वाला जो कैटेगरी है इन टर्म्स ऑफ अ लोन, लाइक हम्म जैसे इंडिया ने एक लोन लिया, हम्म अब उस पर एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है तो ये एक लायबिलिटी हो गया, तो ये कैपिटल रिसीट रहेगा, कैपिटल रिसीट वाले कैटेगरी में आएगा। ओके, सपोज लोन लेके रख लिया, राइट, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं उस पर। यस, हाँ जी, हाँ जी, ओके, जैसे आपने इसमें कैपिटल रिसीट में बोला था कि सॉर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी एंड रिडक्शन ऑफ एन एसेट। ओके, नहीं, अगर उसको ले लिया, देखो ऐसा हुआ ना कि अगर उसको लेके रख लिया तो इट इज स्टिल अ लायबिलिटी। इट बिकम्स अ लायबिलिटी बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट यू स्टिल हैव टू गिव। अब ऐसे समझो कि अगर मैंने लोन लिया 6% पे, ठीक है, 6% पे लोन लिया, और उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जो लोन था उसी को इन्वेस्ट कर दिया, लोन को इन्वेस्ट कर दिया ऐसी चीज में जहां पर मुझे 8% मिल रहा है। ओके, सो दैट लोन इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। यस और नो? क्योंकि मुझे यस, तो दो, हाँ, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, एंड आई कैन कवर दिस 6% इंटरेस्ट पेमेंट एंड द द प्रिंसिपल अमाउंट, है ना? गॉट इट। गॉट इट। अब दूसरी तो चीज, हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो मतलब जैसे आपने पहले बताया था कि लोन लेके अगर उसको एसेट क्रिएशन में लगा रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, लोन विल नॉट कम, द मनी विल ट्रांसफर टू अ डिफरेंट हेड। लोन तो हाँ नहीं, हमेशा, वही दैट इज हाँ, व्हाट आई मेंट, लोन तो लायबिलिटी ही हुआ, बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस द मनी, द मनी बिकम्स तो केपेक्स। ठीक है। ओके, अब फिर से समझाता हूँ, आई जस्ट क्लियर द एयर, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है तो उसको क्लियर कर देते हैं। तो अभी जैसे आपने पूछा कि लोन आ रहा है और लोन को कुछ किसी चीज के लिए यूज नहीं कर रहे, रखा हुआ है घर पे, मतलब जैसे लोन लेके रख लिया, सो इट इज स्टिल अ लायबिलिटी बिकॉज यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑन दैट। इंटरेस्ट में ब्रेक नहीं मिल रहा है। ओके, सो इन सबसे पहले इनकमिंग लोन जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये समझो, इनकमिंग लोन जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ओके, वो केपेक्स या रेवेन्यू नहीं जाता है, ओके, या वो कैपिटल रिसीट नहीं जाता। इनकमिंग लोन जो है, irrespective of the fact whether an asset is being created or something is being done या ट्रांसफर पेमेंट के लिए कर रहे हैं, इनकमिंग लोन विल always be put under the capital receipt। ओके, कैपिटल रिसीट में, बिकॉज दिस इज बाय नेचर अ लायबिलिटी। ये क्या है? बाय नेचर एक लायबिलिटी है फ्रेंड। लेकिन अगर मैंने उस पैसे को किसी एसेट में लगा दिया, तो दैट मनी ट्रांसफर टू अ डिफरेंट हेड, दैट मनी जो बेसिकली है, मनी आप बोल सकते हो, दैट हैज गॉटन ट्रांसफर टू अ डिफरेंट हेड ऑफ एसेट क्रिएशन एंड दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है, फिर भी इंटरेस्ट पेमेंट इज इंटीग्रल टू दैट।
और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमेशा एक लायबिलिटी के फॉर्म में रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको एक ट्रांसफर पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना होगा अनलेस एंड अनटिल यू डिस्ट्रॉय दैट लायबिलिटी बाय अगेन डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं कह क्या रहा हूं कि अगर इनकमिंग लोन आता है, बाहर से लोन आता है, तो सबसे पहले वो कैपिटल रिसीट में आ जाता है। अगर आपको यूज नहीं कर रहे हैं उसको, अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी अ लायबिलिटी। नॉट यूजिंग अ लोन इज इटसेल्फ अ लायबिलिटी। नॉट यूजिंग अ लोन इज इटसेल्फ अ लायबिलिटी बिकॉज उससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ओके, सो इनकमिंग लोन्स जो आप फॉरेन गवर्नमेंट से, पब्लिक से बोरो करके, आरबीआई से बोरो करके, तो दैट विल बी अंडर कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर उसको आपने किसी चीज के लिए यूज कर दिया, ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन के लिए, ओके, सो दैट मनी मियरली ट्रांसफर टू द केपेक्स पार्ट। लेकिन फिर भी हमेशा एक लूमिंग थिंग रहता है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है अंडर दी रेवेन्यू हेड। अंडर दी रेवेन्यू हेड आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना होगा अनलेस एंड अनटिल आप जो है प्रिंसिपल वापस कर देते हैं। और प्रिंसिपल जो है, आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट कहां होता है, जब आप प्रिंसिपल वापस कर देते हैं। सो दैट इन्वेस्टमेंट और दैट एक्सपेंडिचर basically reduces your liability and that is counted under the capital expenditure। इसमें दिक्कत नहीं। ओके, समझ आ गया? किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट अभी तक? ओके, यहां देखो कैपिटल रिसीट में क्या लिखा हुआ है, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकमिंग लोन्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज मियरली इनकमिंग लोन्स माय फ्रेंड। ये है क्या? ये है इनकमिंग लोन्स। और उसके साथ साथ आप जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन रिकवर कर रहे हैं। आई थिंक वीएस ने बताया था इसका आंसर, बिकॉज योर एसेट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। लोन भी आपका एक एसेट है। किसी को अगर मैं लोन दूंगा, पैसे दूंगा, और वो मुझे इंटरेस्ट देगा, तो दैट इज माई एसेट। तो एसेट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर अगर आप देखो तो लोन वाले पार्ट में, कैपिटल रिसीट में, लोन वाले पार्ट में, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट माय फ्रेंड, ये बताओ, दिस इज अ लायबिलिटी क्रिएशन। लायबिलिटी क्रिएशन इज हैपनिंग। और ये वाला जो रिसीट है, डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन, ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। अब समझ में आया कैपिटल रिसीट? अब समझ में आया कैपिटल रिसीट? जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो लोन रेज किया, अब इसको तुम कहां खर्चा करते हो, फिर वो डिफरेंट हेड्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो इनकमिंग लोन है, दैट विल बी काउंटेड एज कैपिटल रिसीट। ओके, इस डॉक्यूमेंट को जरूर से एक बार रीडिंग दे देना। छोटा डॉक्यूमेंट है लेकिन सारी चीजें समझाई हुई है इसमें मैंने। उसके बाद अब इसमें समझ में आ गया। केपेक्स तो बहुत अच्छे से समझा दिया हमने। कोई डाउट अभी तक आपको? नहीं? ओके, ये समझो। मैं अब ये एग्जांपल को फिर से मैं समझाता हूं। यूएस गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बॉन्ड खरीदा। ऑन द फेस ऑफ इट, इंडियन गवर्नमेंट बाइज, Indian government has done a capex, whereas US government has done a capital receipt transaction। अब यूएस गवर्नमेंट उस बॉन्ड को कैसे यूज करती है, वो डिपेंड करता है। क्या उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, स्टिम्युलस देने में, या डायरेक्ट ट्रांसफर करने में यूज करेगी, डीपीटी में यूज करेगी, दैट इज अनदर थिंग। या उसको रोड्स बनाने में या कुछ दूसरी चीज बनाने में, इंडस्ट्री बढ़ाने में यूज करेगी, दैट बिकम्स केपेक्स। ओके, तो रिसीट लेके, अब यहां समझो, इसको बहुत प्यार से समझाता हूं, लास्ट चीज समझा रहा हूं। ये कैपिटल रिसीट क्या है? रिसीट लेके खर्चा करते हो ना तुम। रेवेन्यू रिसीट भी जब आता है तब ना तुम खर्चा कर सकते हो। रिसीट वाला जो पार्ट है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। अभी के लिए फॉरगेट अबाउट दिस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल भूल जाओ। ये क्या है? कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इन दोनों के थ्रू यू आर अर्निंग समथिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू रिसीट से नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी एंड नो क्रिएशन ऑफ एसेट, नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी और एसेट, इट हैज हैपेंड। और कैपिटल रिसीट से क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट हैपेंस।
ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से आपके पॉकेट में पैसा आता है, दैट डजंट मैटर। आई विल रिपीट व्हाट आई एम सेइंग हियर। रेवेन्यू रिसीट समझ में आया आपको, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ओके, सो रेवेन्यू रिसीट है क्या, दीज आर योर सैलरी, जो टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, फिक्स्ड सैलरी जो होती है। सरकार की भी सैलरी होती है ना, सरकार भी एक एंटिटी है, तो सरकार की सैलरी क्या है, टैक्सेस, जीएसटी, ये सारी चीजें। तो रेवेन्यू रिसीट जो है, इससे नो लायबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड। आपको सैलरी सैलरी मिलती है तो वो वापस करते हो क्या, मुझे ये बताओ, सैलरी मिलती है तो क्या आप उसको वापस करते हो, सैलरी मिलती है तो उसको वापस करते हो, द आंसर इज नो, यू डोंट। आपको किसी चीज के लिए, ये ठीक है वो अलग बात है, व्हाट आई एम सेइंग हियर कि जब सैलरी मिलेगी आपको तो वापस नहीं करनी है, यू हैव रेंडर्ड अ सर्विस, यू हैव रेंडर्ड अ सर्विस, और उसके बदले में आपको ये चीज मिली है। तो वैसे ही सरकार ने सर्विस दी, उस पर टैक्स कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट किया, XYZ चीजों से पैसा कमाया, सो देयर इज नो लायबिलिटी। Whereas कैपिटल रिसीट में देयर इज क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। ये चीज समझ आ गया आपको। वेन और रेवेन्यू रिसीट से क्या होता है, इनकम थ्रू सैलरी, और सरकार की सैलरी क्या है, सरकार की सैलरी है टैक्सेशन, और कैपिटल रिसीट क्या है, लोन है। ओके, सरकार जब लोन रेज करती है तो, लेकिन दोनों से पैसे आए ना, ये बताओ मुझे सूर्या, आई एम आस्किंग यू, ये बताओ, रेवेन्यू रिसीट से भी पैसा आया और कैपिटल रिसीट से भी पैसा आया, दोनों में आपके पॉकेट में कुछ पैसा आया, यस और नो। कैपिटल रिसीट वो सैलरी वाला हेड हो गया, सैलरी इज द टैक्सेशन, थ्रू टैक्सेशन जैसे सरकार कमाती है, और कैपिटल रिसीट इज द लोन्स, कैपिटल रिसीट इज द लोन एंड रेवेन्यू रिसीट इज द सैलरी। ठीक है, तो इससे दोनों से पैसा आ गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कैपिटल रिसीट में देयर हैज बीन क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, देयर हैज बीन क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, whereas in revenue receipt there is no liability because you have already rendered a service। आपने सर्विस दिया है, उसके एवज में आपको कुछ कुछ पैसा मिला, वो आपको वापस नहीं करना है, तो वो लायबिलिटी नहीं हुई। तो लेकिन दोनों से आपके पॉकेट में कुछ पैसा आया, अब दोनों से पॉकेट में आपके पैसा आया, अब यहां से मैटर करेगा तुम कैसे खर्चा करते हो, एक्सपेंडिचर कैसे करते हो, यहां से तुम एक्सपेंडिचर कैसे कैसे करते हो, दैट मैटर्स। ओके, अगर तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे, ओके, जिससे किसी भी टाइप का एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां से किसी को किसी चीज में डाउट, रेवेन्यू रिसीट से एसेट नहीं क्रिएट होता है, सैलरी को जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे, सैलरी तुम्हारी 60,000 है, सैलरी क्या है तुम्हारी 60,000 है, और वो 60,000 तुम्हारे पड़े हुए हैं, 60,000 तुम्हारे पड़े हुए हैं, 60,000 इज केप्ट इन योर बैंक अकाउंट, 60,000 जो है इट इज केप्ट इन योर बैंक अकाउंट, जब तक तुम उसको खर्चा नहीं कर रहे हो। अगर तुम उससे पिज्जा मंगवा रहे हो, इफ यू आर आस्किंग फॉर अ पिज्जा, जोमैटो पे जाके यू हैव ऑर्डर्ड अ पिज्जा, तो वो क्या होगा, दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो। तुम्हारी 60,000 की सैलरी है, दैट विल बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन तुम शेयर खरीद रहे हो, नाउ यू आर बाइंग अ शेयर, नाउ यू आर बाइंग अ शेयर, तो दैट बिकम्स व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये समझो, पहले हेड्स पे बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भूल जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर भूल जाओ, मैं बात कर रहा हूं मेथड ऑफ रेजिंग मनी। वजीक, यहां देखो थोड़ा, प्लीज वॉच हियर, मेथड ऑफ रेजिंग मनी। तो मेथड ऑफ रेजिंग मनी इज हाउ यू कैन रेज मनी, आइदर थ्रू द रेवेन्यू रिसीट or the capital receipt, yes or no? You can raise money through the revenue receipt and the capital receipt. Revenue receipt is not creating any asset or liability, ना आप पे liability है कि वो पैसे वापस करने, you don't have to give back that money, और
यू डोंट, सबसे पहले फर्स्टली यू डोंट हैव टू गिव बैक द मनी, और it is not creating any asset for you, so no creation of asset, it is just plain simple money. Whereas capital receipt is the loans you have taken. Okay, so loans जो है वो क्या कर रहा है, एक liability create कर रहा है, but still it is a method of raising money. You have got money in your pocket, yes or no? ये चीज समझ आई, जस्ट टेल मी yes or no, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये चीज समझ आ गई, मेथड ऑफ रेजिंग मनी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, नाउ यू हैव रेज्ड द मनी, आपने पैसा रेज कर दिया है, अब उसको कैसे खर्चा कर रहे हो, दैट विल बी द एक्सपेंडिचर। अगर उसको पिज्जा खाने में, ऐसी चीजों में जिससे आपका एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, बिजली के बिल भर दिए, या इस टाइप की चीजें कर दी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब सरकार के लेवल पे क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सैलरी पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, सब्सिडीज, जिससे सरकार को फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अगर सरकार किसी फ्यूचर फॉरेन गवर्नमेंट को लोन देती है, उससे क्या होता है? एसेट क्रिएशन। ओके, यहां साई को समझ आएगा, साई बीच में कंफ्यूज हो गया था, आई थिंक साई गॉट कंफ्यूज। अब क्लियर है साई? अब क्लियर है? have you understood every point? Yes, ab you know, I think now is this is, I think this is the final part that you can say that अच्छा इससे, I think इससे better, okay, इससे better explanation नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी किसी को डाउट है, बी शेमलेस, बी शेमलेस, पूछो। ये ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको ईच हेड समझ आ जाए। मैं फिर से लास्ट चीज बता रहा हूं, रेवेन्यू बजट इज ओके। रेवेन्यू बजट में दो हेड होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में दो हेड होते हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट में जो भी दोनों हेड होते हैं, ध्यान से सुनना, लास्ट एक समराइज कर रहा हूं। रेवेन्यू बजट में जो दोनों हेड होते हैं, इट डज नॉट आइदर क्रिएट एसेट और डिस्ट्रॉयज इट। ठीक है, जो मैं कमा रहा हूं रेवेन्यू बजट के अंदर और जो मैं खर्चा कर रहा हूं रेवेन्यू बजट के अंदर, नाइदर मेरा एसेट क्रिएशन हो रहा है नॉर माई एसेट इज डिस्ट्रॉइंग। वेयर एज कैपिटल बजट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएशन हो रहा है और कैपिटल रिसीट में एसेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और कैपिटल रिसीट में लायबिलिटी क्रिएशन हो रहा है। यहां तक किसी को डाउट है? पूछो, धड़ल्ले से पूछो, डायरेक्ट मैसेज करके पूछो, डोंट बी शाई। यहां तक हाँ भी बोल दो, अगर समझ आ गया है तो हाँ भी बोल दो। आ गया? ठीक है, आगे चलो। ये चीज समझ आ गई आपको? दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट इज योर फिक्स्ड इनकम। आपने कुछ सर्विस दिया है, उसके बदले में जो फिक्स्ड इनकम आती है, दैट बिकम्स योर रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि सरकार टैक्सेशन करती है, दैट इज द फिक्स्ड इनकम फॉर द सर्विसेज इट हैज रेंडर्ड टू द सिटीजन्स। सिटीजन्स को जो सर्विसेज रेंडर किया है, सिटीजन्स को जो सर्विसेज रेंडर किया है, उसके एवज में जो पैसा आया। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, रेवेन्यू बजट डज नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉयज एसेट, it neither creates or destroys liability, it is just there, okay, for the services that you have rendered, और expenditure की अगर मैं बात करूं, for the services that you have used। यहां पर क्या है, कैपिटल बजट में, कैपिटल बजट में क्या आता है, कैपिटल रिसीट्स में लोन्स जो आपने रेज किए हैं, जो इनकमिंग लोन्स हैं, जो सरकार को बाहर से लोन्स आ रहे हैं या पब्लिक से लोन रेज कर रहा है, आरबीआई से लोन रेज कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, देयर इज लायबिलिटी क्रिएशन, बिकॉज लोन बाय नेचर इज अ लायबिलिटी, क्योंकि उसके चलते आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, हर महीने फालतू का खर्चा होता है। ओके, देन अगर आप अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई एसेट को बेच रहे हो, दैट बिकम्स द एसेट डिस्ट्रक्शन, and that also falls under the capital receipt। अब रिसीट क्या होता है? रिसीट इज अ मेथड
कैपिटल रिसीट या रिसीट जो सिंपली रिसीट जो है, इट्स अ मेथड ऑफ रेजिंग मनी. यू आर गेटिंग मनी. ओके, यहां पर भी रेवेन्यू रिसीट में भी आपको पैसा मिल रहा है. बोथ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, both capital receipt and revenue receipt are methods of raising money. but revenue receipt में ना asset creation ना asset destruction हो रहा है. You are merely getting paid for the services that you have rendered. इंडिविजुअल लेवल पे किसी कंपनी में काम किया आपने, उसकी सैलरी, और सरकार के लेवल पे जो आपने सर्विसेज दी सिटीजन्स को, उसके एवज में जो टैक्स आप ट्रांजैक्शन टैक्सेशन कर रहे हो, जो आप टैक्सेस लगा रहे हो. तो दिस इज अ मेथड ऑफ रेजिंग मनी. ऑल्दो कैपिटल रिसीट में तुम्हारा एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, योर एसेट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड योर लायबिलिटी इज गेटिंग क्रिएटेड, लेकिन पैसा तो आया ना. लोन का भी मनी, मान लो कि कोई घर खरीदने के लिए तुमने लोन लिया, तो तुम्हारे बैंक में पैसा आएगा ना. बैंक से अगर लोन लिया तो तुम्हारे अकाउंट में बैंक पैसा डालती है ना. सो इट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग मनी. अब मैं बात कर रहा हूं उस पैसे को, मेथड ऑफ रेजिंग मनी मैंने समझा दिया है, उस पैसे को खर्चा कैसे करना है. तो खर्चा दो तरीके से हो सकता है, आइदर यू डू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगेन ये क्या है, फिक्स्ड खर्चे, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. इससे ना एसेट क्रिएशन हो रहा है ना लायबिलिटी क्रिएशन हो रहा है. दिस इज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन. तो इसमें सब्सिडीज आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, सब्सिडीज आ जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स आ जाता है, डिफेंस बजट आ जाता है, इसमें आपका गवर्नमेंटल बजट जो सोशल जस्टिस के लिए बजट है वो आ जाता है, सैलरीज टू ब्यूरोक्रेट्स, सैलरीज टू सिविल सर्वेंट्स. लेकिन इससे नो क्रिएशन, नो एसेट, नो लायबिलिटी. ओके, एसेट और लायबिलिटी का खेल सिर्फ कैपिटल हेड में होता है. और यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आप खर्चा करोगे केपेक्स में, आइदर यू विल क्रिएट एसेट और यू विल डिस्ट्रॉय लायबिलिटी. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इट इज द मोस्ट पॉजिटिव हेड. और इसको देख के इकोनॉमी की हेल्थ जो है वो हम नापते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट होता है, बिकॉज अगेन इट इज अ फिक्स्ड फालतू का खर्चा. इंटरेस्ट पेमेंट से, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट से, इंटरेस्ट के खर्चे से आपका एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है. लेकिन इंटरेस्ट क्यों देना पड़ा, इंटरेस्ट देने का जो माहौल है या इंटरेस्ट देने का जो कंडीशंस है वो यहां पर क्रिएट हुआ था. हेंस इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो फालतू है. लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट आप दोगे, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट से एक चीज हो रही है कि यू आर डिस्ट्रॉइंग द लायबिलिटी दैट यू हैव टेकन, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मंथली ईएमआई 75,000 रुपए है तो दिस इज एक्सपेंडिचर, यस और नो. फाइनल चीज सिखा रहा हूं, देन क्लास इज ओवर. ये एक्सपेंडिचर है, यस और नो. दिस इज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. 75,000 इज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. उसमें दो हेड है, 60,000 तुम दे रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट और 15,000 दे रहे हो इंटरेस्ट. सो अब देखो एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स. एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस 60,000 इज बीइंग यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ लायबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लायबिलिटी. तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस विल बी काउंटेड अंडर द केपेक्स, वेयर एज दिस 15,000 इज अ फालतू that you have to give for availing the facility of loan. तो इसीलिए ये जो 15,000 है, ये 15,000 है, दिस विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि तुम्हारे फिक्स्ड खर्चे हैं. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसलिए काउंट होगा बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से. यहां देखो, मैं ये बोल रहा हूं फ्रेंड कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से
तुम्हारा कुछ एसेट क्रिएशन या लायबिलिटी क्रिएशन नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट क्यों करना पड़ा? बिकॉज यू हैव टेकन अ लोन, और उसके कंडीशंस कहां क्रिएट हुए? वो कैपिटल रिसीट में क्रिएट हुए थे, और कैपिटल रिसीट से आपको पैसा आया था। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट कैपिटल रिसीट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग मनी। अभी किसको डाउट है? धड़ल्ले से पूछो, मस्त पूछो। आई विल छुट्टी कर दूंगा, सिर्फ आपको 1-on-1 समझाऊंगा। 75,000 जो है दैट विल बी एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। और उसमें जो 60,000 है वो प्रिंसिपल की तरफ जो जा रहा है दैट विल बी केपेक्स, और 15,000 जो है दैट विल बी रेवेक्स। किसी को नहीं समझ आ रहा है, मैं बैठ के समझाने के लिए तैयार हूं, बस बता दो मेरे को डायरेक्ट मैसेज में नहीं समझ में आया। मैं बाकी की छुट्टी कर दूंगा जिनको समझ आ गया, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 8:30 आ गया है। वेरी गुड, ओके। चलो इसको क्या करेंगे कि मे बी कल सुबह, ओके, मे बी टुमारो एक मॉर्निंग में क्लास रख के इसको खत्म करके शाम को हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। भाई मेरा भी दिमाग का दही हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, थोड़ा सा माओइज्म वगैरह पढ़ेंगे तो